हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 11 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर चैप्टर के नीमी क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यू पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट ईयर में है। और कुछ ही दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी और हर चैप्टर के एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूँगी ताकि आप अपना प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन थे नीमी क्वेश्चन बैंक के, उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ पार्ट 3 और ये लास्ट है। सो पार्ट 3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 32, विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर हैज़ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो डायग्राम है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो कर्व है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की एम्पलीफायर की कर्व है। ऑप्शन ए है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ऑप्शन बी एलसी कपल्ड एम्पलीफायर एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर एंड ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। देखिए ग्राफ में जो है स्टार्टिंग में ये पूरा स्ट्रेट है, मतलब ये फ्लैट है पूरा जो हमारा सिग्नल है स्टार्टिंग में। तो जो ग्राफ में शुरुआत में फ्लैट है, ये लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और ये एक डीसी सिग्नल है और डीसी सिग्नल और डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। क्वेश्चन 33 देखते हैं, हाउ मच इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड रजिस्टर R2 इन द सर्किट। ये सर्किट में R2 रजिस्टर पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये हमारा सर्किट है, देखते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ये सर्किट में देखो हम लोग को फाइंड क्या करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे बैटरी कितना है 9 वोल्ट की और R2 में रेजिस्टेंस कितनी है 100 के ओम की। यहाँ पे देखो एमीटर कलेक्टर वोल्टेज 0.4 ड्रॉप हो रहा है और टोटल वोल्टेज है हमारा 9 वोल्ट। तो अब हम फाइंड करेंगे, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। ओके तो हम लोग को रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है वो फाइंड करने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला हम लोग को देखना होगा। तो देखो VCC मतलब जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है 9 वोल्ट एंड BR हम लोग को फाइंड करना है, रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फाइंड करना है एंड देन BCC एमीटर कलेक्टर वोल्टेज। तो ये BCC तो ऑलरेडी था 9 वोल्ट, हम लोग को फाइंड क्या करना है BR, रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो VR इक्वल टू BCC माइनस VCE। ओके तो हमारा BCC कितना था 9 वोल्ट राइट, माइनस BCE कितना था सर्किट में हम लोगों ने देखा, यहाँ देखो सर्किट में हम लोगों ने देखा 0.4 वोल्ट एमीटर कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, मतलब 0.4। ओके तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा, 9 वोल्ट से 0.4 वोल्ट अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आएगा 8.6 वोल्ट है ना। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 8.6 वोल्ट। ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला एग्जाम में बहुत बार आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, व्हाट इज द एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। मतलब ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है। एफिशिएंसी मतलब देखो सिंपल मैं बताती हूँ, एफिशिएंसी का मतलब अगर एम्पलीफायर ने 100 वाट इनपुट में लिया, ओके 100 वाट इनपुट में लिया और आउटपुट में वो 50 वाट दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई 50% हुई। अगर वो 100 वाट ले रहा है और 50% दे रहा है, 50 वाट दे रहा है, तो उसका एफिशिएंसी 50% हुई। और अगर वो 100 वाट देता आउटपुट में तो उसकी 100% एफिशिएंसी होती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अबाउट 50%। जो हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर है वो 50% एफिशिएंसी देती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। RC कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर 25% एफिशिएंसी देती है एंड क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर
48.5% एफिशिएंसी देती है। ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास से 50% एफिशिएंसी देती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर्स? कि एम्पलीफायर में पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ किस पर्पस से होता है, क्यों होता है, किस पर्पस से होता है या क्यों होता है? तो ऑप्शन है टू प्रोड्यूस मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन प्रोड्यूस करने के लिए। मॉड्यूलेशन का मतलब ये है जो हम दो फ्रीक्वेंसी को मिलाकर, मैसेज सिग्नल और कैरियर फ्रीक्वेंसी को मिलाकर एक हाई फ्रीक्वेंसी बनाते हैं ताकि हम सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकें, तो उसी को हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलेशन कहते हैं। देन सेकेंड ऑप्शन है प्रोड्यूस डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब वही है, मॉड्यूलेशन सिग्नल को जैसे हम लोग दो फ्रीक्वेंसी को मिलाकर एक हाई फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसी को मतलब अलग अलग करना, सेपरेट करना मैसेज सिग्नल को, और कैरियर फ्रीक्वेंसी को अलग अलग करना, इसी को हम लोग डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। एंड टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब जनरेट कंटिन्यूस एसी सिग्नल, मतलब कंटिन्यूसली एसी सिग्नल को बनाता है, वो बार बार रिपीट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू प्रोड्यूस ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब है ये जो एसी सिग्नल को जनरेट करता है बार बार, तो कंटिन्यूस एसी सिग्नल का बार बार रिपीट होना, उसी को हम लोग यहाँ पे ऑसिलेशन कह रहे हैं। और हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक इसलिए यूज़ होता है कि वो एसी सिग्नल को बार बार जनरेट कर सके। एंड नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज़ होता है, ये स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन इज इंक्रीज एक्सेसिवली? अगर पीएन जंक्शन पर बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज दे दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीजेस द कट इन वोल्टेज बढ़ जाएगी। बैरियर विड्थ ऑफ जंक्शन इंक्रीजेस, बैरियर विड्थ जंक्शन इंक्रीज होगा, या फिर जंक्शन रैप्चर्ड एंड शॉर्ट सर्किटेड। देखो, जंक्शन में अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो जो जंक्शन है वो ओवरहीट हो जाएगी। इससे क्या होगा, डैमेज हो सकती है, ट्रांजिस्टर या डायोड जो भी होगा वो डैमेज हो जाएगा। एक्सेसिव करंट फ्लो की वजह से जंक्शन डैमेज हो सकती है, कंपोनेंट डैमेज हो सकती है, और जो ट्रांजिस्टर या डायोड है वो सही से वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जंक्शन रैप्चर्ड एंड शॉर्ट सर्किटेड। क्वेश्चन 27, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर? मतलब ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है, बेसिक चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो देखिए यहाँ पे जो फिगर में दिखा रहा है, ये एक मेटल ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग हो रहा है, ये मल्टीमीटर है। तो ये जो हमारा नेगेटिव प्रॉब्स है ये नेगेटिव में कनेक्टेड है, मींस एमीटर में, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में कनेक्टेड है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है क्विक टर्न ऑन टेस्ट, मतलब क्विक टेस्ट करना। ऑप्शन बी बेस इमीटर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस टेस्ट, ये नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी एमीटर एंड कलेक्टर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी कलेक्टर इमीटर रिवर्स रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये रिवर्स रेजिस्टेंस टेस्ट तो नहीं हो रहा है, ये फॉरवर्ड ही है, क्योंकि देखो जो पॉजिटिव प्रॉब है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव प्रॉब नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बाइज ही हो रहा है। और यहाँ पे क्या क्या हमारा टेस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे कलेक्टर कनेक्टेड है पॉजिटिव में और इमीटर कनेक्टेड है नेगेटिव में। तो ये क्या होगा, कलेक्टर टू इमीटर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस टेस्ट, क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइज में चेक हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल बेस इमीटर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न द डार्लिंगटन पेयर? मतलब डार्लिंगटन पेयर को ऑन करने के लिए बेस और इमीटर के बीच टोटल कितना वोल्टेज होना चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हम लोग का, तो ऑप्शन है 0.2 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.3 वोल्ट, एंड ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट, एंड ऑप्शन डी 1.4 वोल्ट। तो देखो डार्लिंगटन पेयर में दो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर होते हैं, राइट, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। हर ट्रांजिस्टर का बेस इमीटर वोल्टेज 0.7 होता है। सिलिकॉन का कितना होता है वोल्टेज? 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 प्लस दो यहाँ पे ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, तो 0.7 प्लस 0.7 कितना होगा? 1.4 वोल्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट? मतलब दिया गया सर्किट में, ये जो सर्किट में ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में काम कर रहा है?
पहले ये सर्किट को देखो, इस सर्किट को देखने से सब पता चलेगा। देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में बेस करंट कितना है, 0, और कलेक्टर करंट कितना है, 0। अगर यहाँ पे इनपुट ही 0 है, बेस करंट ही 0 है, तो क्या ट्रांजिस्टर ऑन होगी? नहीं, ट्रांजिस्टर तो ऑफ है। ये कट ऑफ रीजन में है। अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है तो ये जो सर्किट है ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिंग ऑन एन ओपन स्विच। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई द कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर इज प्रीफर ओवर द अदर टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर सर्किट के कंपैरिजन में ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है? क्या है इसका एडवांटेजेस, किस लिए ज़्यादा यूज़ होता है? तो ऑप्शन ए है टू मिनिमाइज द गेन को कम करने के लिए, या फिर टू गेट लेस डिस्टॉर्शन मतलब डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए। टू ऑप्शन सी है तो टू गेट मोर वोल्टेज गेन, ज़्यादा वोल्टेज गेन के लिए, या फिर ऑप्शन डी टू एलिमिनेट द ट्रांसफार्मर को एलिमिनेट करने के लिए, मतलब ट्रांसफार्मर को रिमूव करने के लिए। बहुत सारे एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वो ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टू एलिमिनेट द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर एंड एमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1। मतलब ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर और एमिटर के बीच कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो देखो ये सर्किट में हम लोग को फाइंड करना है एमिटर कलेक्टर वोल्टेज। एमिटर कलेक्टर के बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये हम लोग को फाइंड करना, मतलब यहाँ से यहाँ तक। और एमिटर में यहाँ पे अभी 0 फ्लो हो रहा है, क्योंकि देखो बेस में भी 0 है। तो देखो यहाँ पे अगर बेस में ही 0 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो एमिटर भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट ड्रॉप होगा। और यहाँ पे जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर जो भी हमारा बैटरी वोल्टेज है वही हम लोग का BCB होगा। तो हम फॉर्मूला से देखते हैं। एमिटर कलेक्टर वोल्टेज फाइंड करना है, तो हम लोग का ये फॉर्मूला है VC हमारा जो इनपुट वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज कितना था, VC मतलब जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है ये है कलेक्टर वोल्टेज 9 वोल्ट माइनस VE में देखो हम लोग का कोई भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो 0 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर वोल्टेज आया और कहीं पर ड्रॉप ही नहीं हुआ तो 9 वोल्ट ही होगा, राइट। करेक्ट आंसर यहाँ पे 9 वोल्ट होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9 वोल्ट। क्वेश्चन 42 देखते हैं। हाउ कैन यू कन्फर्म ए ट्रांजिस्टर एज डिफेक्टिव। एक ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है, खराब है, आप कैसे चेक करोगे, कैसे टेस्ट करके वो पता चलेगा कि वो खराब है? तो ऑप्शन ए है बाय सर्किट टेस्टिंग, सर्किट में लगाकर उसको टेस्ट करोगे, या फिर ऑप्शन बी बाय ओम मीटर टेस्टिंग, ओम मीटर से टेस्ट करोगे, या फिर ऑप्शन सी बाय फिजिकल टेस्टिंग। फिजिकल टेस्टिंग मतलब देख कर चेक करना, तो देख कर लगाया जा सकता है क्योंकि वो एक सही मेथड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा बाय ओम मीटर टेस्टिंग। कई बार हम लोग ट्रांजिस्टर या डायोड को हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना ओम मीटर में, जैसे कि जो बेस को हम लोग पॉजिटिव प्रोब में रखते हैं और एमीटर को नेगेटिव प्रोब में रखकर हम लोग चेक करते हैं ओम मीटर में जो भी वैल्यू आता है, अगर कुछ वैल्यू आया तो वो सही है। एंड देन वैसे ही बेस इमीटर और बेस कलेक्टर भी चेक करते हैं, बेस को पॉजिटिव रखेंगे और कलेक्टर को नेगेटिव रखकर हम लोग चेक करते हैं, कुछ वैल्यू आता है तो ये सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बाय ओम मीटर टेस्टिंग। ओम मीटर से हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट में ट्रांजिस्टर किस कंडीशन में काम कर रही है? तो देखो ऑप्शन ए है एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर, क्या ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रही है, या फिर एक्टिंग एज एन ऑसिलेटर, क्या ये ऑसिलेटर की तरह काम कर रही है मतलब सिग्नल जनरेट कर रही है, या फिर एक्टिंग एज एन ओपन स्विच, क्या ये ओपन स्विच की तरह काम कर रही है, या फिर एक्टिंग एज एन क्लोज स्विच, क्या ये क्लोज स्विच की तरह काम कर रही है? तो देखो यहाँ पे हम जब अगर सर्किट को देखेंगे, यहाँ पे है VCE इक्वल टू 0, एमीटर कलेक्टर वोल्टेज यहाँ पे 0 है और VCE 0 दिया है, मतलब जब VCE 0 या ऑलमोस्ट 0 होता है तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता है। सैचुरेशन रीजन का मतलब है ट्रांजिस्टर फुली ऑन है, यहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये किस तरह बिहेव करेगा? क्लोज स्विच की तरह ये बिहेव करता है, क्लोज स्विच के जैसे ये काम करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
एक्टिंग एज ए क्लोज स्विच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज द डिप्लेशन रीजन एग्जिस्ट इन ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में डिप्लेशन रीजन कहाँ होता है? एक बाइपोलर ट्रांजिस्टर में, बीजेटी में डिप्लेशन रीजन कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डिप्लेशन का मतलब क्या है, डिप्लेशन रीजन क्या है। देखो, ट्रांजिस्टर या डायोड में जंक्शन बनता है, इतना हम लोग को पता है। एन पी जंक्शन हो सकता है या पी एन जंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होते हैं, तो 3 लेयर में 2 जंक्शन बनता है, एक एन पी जंक्शन और एक पी एन जंक्शन। देखो, ये दोनों के बीच में, एन पी जंक्शन के बीच एक डिप्लेशन रीजन बन रहा है और पी एन जंक्शन के बीच एक डिप्लेशन रीजन बन रहा है ना। तो डिप्लेशन रीजन का मतलब ये है, पीएन जंक्शन के बीच डिप्लेशन रीजन वो एरिया होता है जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते हैं, इसीलिए डिप्लेशन रीजन को एम्प्टी रीजन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जब जितना डिप्लेशन लेयर कम होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इतना तो पता चल गया कि ट्रांजिस्टर में, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, उसमें 2 डिप्लेशन रीजन बनते हैं। तो एक एनपी रीजन में एक डिप्लेशन बनेगा और एक पी एन रीजन में। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के हिसाब से बताएं, तो देखो यहाँ पे इमीटर और बेस के बीच में एक डिप्लेशन लेयर बन रहा है, एमीटर बेस डिप्लेशन लेयर, और एक है बेस टू कलेक्टर के बीच में बना है जो कि ये पी एन रीजन में बन रहा है। तो एक बन रहा है इमीटर बेस रीजन में और एक बेस कलेक्टर रीजन में बन रहा है हमारा डिप्लेशन रीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन एमीटर बेस एंड बेस कलेक्टर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, बिटवीन एमीटर बेस एंड बेस कलेक्टर इलेक्ट्रोड्स में जो हमारा डिप्लेशन रीजन बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेस द ड्रॉप इन गेन एट हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। मतलब आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन कम या ड्रॉप क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन ए है वोल्टेज डिवाइडर बाइज अरेंजमेंट, वोल्टेज डिवाइडर बाइज की वजह से गेन कम हो जाती है, या फिर ऑप्शन बी कपलिंग कैपेसिटर की रिएक्टेंस कम होने की वजह से, या फिर ऑप्शन सी कपलिंग कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस बढ़ने की वजह से कम हो जाती है, या फिर ऑप्शन डी पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिस्टर फ्रीक्वेंसी। मतलब ट्रांजिस्टर की इंटरनल या पैरासिटिक कैपेसिटेंस और हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर का गेन कम होने की वजह से गेन कम हो जाती है। देखो, हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांजिस्टर के अंदर की पैरासिटिक कैपेसिटेंस इफेक्ट दिखाने लगती है, इसी वजह से ट्रांजिस्टर की गेन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है उसका ट्रांजिस्टर की गेन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पैरासिटिक कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिस्टर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 46 नंबर देखते हैं, हाउ डज द ट्रांजिस्टर बिहेव above the knee voltage and below the breakdown voltage in the characteristics curve। तो देखो, ये जो फिगर में दिखा रहा है, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में नी वोल्टेज के बाद और ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले ट्रांजिस्टर किस तरह बिहेव करती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नी वोल्टेज क्या है और ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है। ये ग्राफ में दिख रहा है, ये जो पॉइंट में शुरुआती पॉइंट में है, ये नी वोल्टेज है। नी वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज होता है जिसके बाद ट्रांजिस्टर या डायोड प्रॉपरली कंडक्ट करना स्टार्ट करती है। इससे पहले करंट बहुत कम होता है और इसके बाद करंट तेजी से बढ़ना स्टार्ट करता है, तो ये नी वोल्टेज है। देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में नी वोल्टेज है, तो यहाँ पे मतलब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करना स्टार्ट कर रही है, उसी को हम लोग नी वोल्टेज बोल रहे हैं। एंड देन ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? ब्रेकडाउन वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होता है। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसके बाद ट्रांजिस्टर का पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन में चला जाता है, करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर डैमेज हो सकता है, वो ट्रांजिस्टर प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो उसका सेफ लिमिट से क्रॉस हो जाता है जब वोल्टेज, उसी को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, मतलब वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला ऑसिलेटर। देन करंट कंट्रोल ऑसिलेटर, करंट से कंट्रोल होने वाला ऑसिलेटर, या फिर कंट्रोल कांस्टेंट करंट सोर्स। ऑप्शन सी है कंट्रोल कांस्टेंट करंट सोर्स, मतलब करंट कांस्टेंट होगी, और ऑप्शन डी है
वोल्टेज कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल्ड कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये कर्व से यही पता चल रहा है कि जब ट्रांजिस्टर नी वोल्टेज से अबव होती है और ब्रेकडाउन वोल्टेज से बिलो होती है, तब ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करती है, कांस्टेंट करंट की जैसे बिहेव करती है। देखो ये कॉन्स्टेंटली एक ही लाइन में जा रहा है। तो इससे पहले ये नीचे था और जब ब्रेकडाउन के ऊपर गया तो ये सडनली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो ये नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बिटवीन में ये कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, मतलब करंट कांस्टेंट होगा। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मॉड्यूल की ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इन विच क्वांटिटी अफेक्ट्स द क्यू पॉइंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट किस चीज से अफेक्ट होता है। देखो क्यू पॉइंट क्या होता है ना, ट्रांजिस्टर का नॉर्मल वर्किंग पॉइंट होता है। जैसे इंसान का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वैसे ही ट्रांजिस्टर की एक नॉर्मल वर्किंग पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्यू पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीज टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर डिक्रीज होने पर क्यू पॉइंट अफेक्ट करता है या फिर इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर क्यू पॉइंट अफेक्ट करता है, या फिर प्रॉपर बाइजिंग मेथड, जब पूरा प्रॉपर बाइजिंग है तब क्यू पॉइंट अफेक्ट करेगा, या फिर मिसमैचिंग सिग्नल, सिग्नल मिसमैच होने पर क्यू पॉइंट अफेक्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा इंक्रीज टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ट्रांजिस्टर गर्म हो जाता है, राइट। इसीलिए ट्रांजिस्टर के नॉर्मल वर्किंग कंडीशन बदल जाती है, यानी क्यू पॉइंट भी बदल जाती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, इंक्रीज टेम्परेचर। फाइनली ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मॉड्यूल नीमी क्वेश्चन मॉड्यूल ये कंप्लीट हो चुकी है इस वीडियो में। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डू ऑसिलेटर एमसीक्यू। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, मैं अभी से जो भी हमारा नीमी क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। वैसे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको ज़रूर से आप पढ़ना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।